warm welcome. The chairs are fast filling. I request everyone to hurry. जल्दी से आ जाइए, लवकर लवकर या. फुल होत आहे. आपण 10ला सुरू करणार आहोत प्रोग्राम. ऑडिटोरियम आता अर्धा भरलेला आहे आपला हॉल. प्लीज डू कम. लवकर या. धन्यवाद. अभी एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आएगा कि जैसे विंड है, डैम्पनेस है, कोल्ड है. दीज आर द पोटेंशियल कॉजेस टू इम्बैलेंस द चीज. और इंटरनल फैक्टर में क्या आएगा, जैसे स्ट्रेस है, फटीग है और वी कैन से पुअर डाइट है. ये चीज़ें इसमें आएगी जो डी इम्बैलेंस कराती है. नाउ अबाउट द मेन पार्ट दैट इज डीजनरेशन. ये जो डीजनरेशन वाला पार्ट है, ये इट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू डेवलप ऑर्थोपेडिक कंडीशन. सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है डीजनरेशन. अभी ये डीजनरेशन में अकॉर्डिंग टू द TCM ये डीजनरेशन क्यों होता है, तो ये डीजनरेशन का सबसे पहला फैक्टर बताया है imbalance of 5 elements. All of us we know that the 5 elements have their specific relationship with each other. They are interconnected with controlling cycle and generative cycle, and they maintain their balance. Now we know कि फायर जो है वो फायर मेटल को मेल्ट करेगा. मतलब क्या होगा, तो फायर मेटल को कंट्रोल कर रहा है और वाटर जो है वो फायर को बुझाएगा. दैट मीन्स द वाटर इज कंट्रोलिंग फायर. बट दिस इज द नॉर्मल साइकिल. बट जब ये फायर है, ये फायर एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा, इट विल काउंटरएक्ट ऑन वाटर. और जब ये काउंटरएक्ट करता है तो इसमें स्पेशली किडनी इनडेफिशिएंसी होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब ये फायर काउंटरएक्ट करेगा वाटर पे तो स्पेशली वो किडनी इनडेफिशिएंसी करेगा. और जब ये किडनी इनडेफिशिएंसी होगी तब कुछ सिम्टम्स हमें बॉडी पे दिखेंगे. तो उसमें सबसे पहले आएगा पेन इन लंबार रीजन, पेन इन बोथ द नीज, ड्राई माउथ. उसके बाद में डिजीनेस आएगा, अर्ली ग्रेइंग ऑफ द हेयर आएगा. मतलब क्या होगा कि आपकी एजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. और जब ये एजिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो डीजनरेशन भी शुरू हो जाता है बॉडी में. नाउ अब ये जो फायर और वाटर है, इनका जो ब्रेन को चालना मिलती है. वी आर मेड टू थिंक. मुझे अभी तक सबसे अच्छा क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था, कोई MD मेडिसिन डॉक्टर मिसेस गुप्ता, उसने पूछा, सर व्हाई डू एक्यूपंक्चर पॉइंट्स एग्जिस्ट ऑन द बॉडी, कि हमारे शरीर पे एक्यूपंक्चर पॉइंट क्यों है. मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि क्यों है. इमीडिएटली आई थॉट कि भगवान ने हमारे शरीर पे जो पंचिंग की है, जो मेरे स्टूडेंट ने उनके लिए कहता हूँ कि एक्यूपंक्चर पॉइंट इज लाइक अ विंडो टू द स्किन. मैं खुद चाइना में प्रोफेसर हूँ. आई एम सेलिंग सनलाइट टू सन. एक्यूपंक्चर को हम चाइनीज कहते हैं. आई एम प्रोफेसर ऑफ एक्यूपंक्चर इन चाइना. हमने कभी रिसर्च किया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से रिसर्च किया है अबाउट पॉइंट एंड मेरिडियन, एंड वी हैव फाउंड कि स्किन की, चमड़ी की थिकनेस जो रहती है वो मेरिडियन पे कम रहती है, पूरे मेरिडियन लाइन पे, और एक्यूपंक्चर पॉइंट पे और कम रहती है. इट इज लाइक अ विंडो. तो व्हाई डू एक्यूपंक्चर पॉइंट्स एग्जिस्ट. एक्यूपंक्चर साइंस 5-6 हजार साल पहले है. ह्यूमन रेस धरती पे करोड़ों साल से है. तो इसका मतलब ये नहीं कि साइंस आने के बाद भगवान ने पंचिंग किया आपकी बॉडी को. पंचिंग ऑलरेडी है, आपके स्किन पे होल है, वो ऑलरेडी थे. हमने उसको एक्यूपंक्चर में यूज किया. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई डू पॉइंट्स एग्जिस्ट. सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो बोल रहा हूँ ये कहीं दिया नहीं, ये मेरी सोच है. मैं हमेशा यही सोचते रहता हूँ कि एक्यूपंक्चर पॉइंट क्यों है. सो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लोहिया, एक्यूपंक्चर पॉइंट इज लाइक अ प्लेसेंटा बिटवीन मदर एंड सन. माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन रहता है प्लेसेंटा. इसमें से एनर्जी आती है, जाती है, ब्लड आता है, जाता है. So according to me, acupuncture point is like a placenta between mother nature and inside of our body.
और ये जो छे ऑल द एक्यूपंक्चर पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी दे आर एक्टिंग लाइक प्लेसेंटा। अब ये जो डॉक्टर सचिन ने पॉइंट पढ़ाया 60 शू पॉइंट्स, इसका महत्व क्या है? दीज आर मोर इफेक्टिव देन अदर पॉइंट्स, नंबर 1। दूसरा, इसमें और एक थियरी है कि ये जो 60 पॉइंट्स है, 12 पॉइंट हर मेरिडियन पे यहाँ से यहाँ तक 5 पॉइंट 5 एलिमेंट के लिए, वैसे ही पाँव में घुटने से लेकर उंगली तक 5 पॉइंट, 12 मेरिडियन के 5 पॉइंट, टोटल 60 पॉइंट्स। अब ये 60 पॉइंट का महत्व क्या है? हर दिन एक पॉइंट 2 घंटे के लिए ओपन रहता है। इट इज ओपन टू द कॉस्मोस। अपने शरीर का एक एक्यूपंक्चर पॉइंट आउट ऑफ दिस 60 2 घंटे तक कॉस्मोस की एनर्जी लेता है, छोड़ता है। जो रास्ता है तो आएगा भी जाएगा भी। मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन आवर बॉडी एंड द कॉस्मोस। 1 पॉइंट 2 घंटे तक, रोज के 12 पॉइंट हो गए, 60 पॉइंट यानी 5 दिन तक एक साइकिल हो गया, 5 दिन। अभी मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने एक्यूपंक्चर एस्ट्रोलॉजी चालू किया है इस पे कि अकॉर्डिंग टू मी आदमी जब पैदा हुआ, मैं लोगों का डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ मंगाता हूँ, उससे मैं कैलकुलेट करता हूँ कि ये जब आदमी पैदा हुआ तब विच शू पॉइंट वाज ओपन टू कॉस्मोस। और मेरा अनुभव ये है कि वो आदमी की हेल्थ उस पर डिपेंडेंट रहती है। जैसा फॉर एग्जांपल कोई आदमी पैदा हुआ और उस समय स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज मेजर फायर उसका पॉइंट ओपन था, तो ये आदमी को, ये औरत को, आदमी पर्सन जिंदगी भर एक्सेस फायर के प्रॉब्लम आएंगे, लाइक ब्लीडिंग पाइल्स हो सकती है, ब्रेन में हेमोरेज हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं अभी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे एडवांस कोर्स में मैं पढ़ाता हूँ, मेरे एडवांस कोर्स की बुक्स बाहर है, मेरे जो स्टूडेंट एडवांस कोर्स के उनको है पता है। Now going further, आपको जो देखो कोई भी नॉलेज, अपने को जब कोई डिग्री मिलती है, मुझे पता है मैं जब एमबीबीएस की डिग्री मुझे मिली, मैं इतना खुश हुआ। रात को 12 बजे पता चला, रात को 12 बजे मैंने बोर्ड ठोका, डॉक्टर की भी हो गया। बाद में प्रैक्टिस में आने के बाद पता चला कि यार हमको तो कुछ भी पता नहीं है। तो हमारी जो डिग्री रहती है दैट इज समथिंग लाइक अ लर्निंग लाइसेंस, कि आपको ये साइंस सीखने का लाइसेंस है। दैट डज नॉट नेसेसरी मीन कि आप एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ। मुझे प्रोफेसर कहते हैं लोग, सर बोलते हैं। स्टिल आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द साइंस, और मैं जिंदगी भर स्टूडेंट ही रहूंगा क्योंकि नॉलेज बहुत बड़ा है। तो कमिंग टू जिंगवेल पॉइंट, जो सचिन ने बोला, जिंगवेल पॉइंट्स आर वी आर यूजिंग टू सेव द पर्सन ऑफ द लाइफ। ये आपको सबको पता है। एक ध्यान में रखो, सिर्फ जिंगवेल पॉइंट बचाएगा नहीं। मैंने अभी तक मोर देन 40 पेशेंट ऑफ हार्ट अटैक ड्यूरिंग हार्ट अटैक बचाया, मोर देन 40। पहला पेशेंट मैंने अगस्त 1984, आप में से कई लोग पैदा नहीं हुए, मेरा कैंप था पूना में कैंप था। एक पेशेंट वेट कर रहा था बाहर कंसल्टिंग के लिए, और ऑल ऑफ अ सडन वो बेहोश हो गया, उसको बहुत सारा पसीना आ गया। सब लोग उठा के मेरे कैबिन में लाए, मेरे ध्यान में आया कि हार्ट अटैक। एक ध्यान में रखो, हार्ट अटैक का मेन लक्षण जो है वो है प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आता है। दर्द होना छाती में, ये हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है। कई बार आप हेवी खाता, पाहुण्याकडे गेले, पुरणपोळ्या खाल्ल्या, भजे खाल्ले, पोटात गॅस झाला, गॅसमुळे डायफ्राम वर पुश होतो आणि छातीत दुखतं. इट इज व्हेरी कॉमन. मग आयसीयूत ऍडमिट करतात, छाती दुखली म्हणून. नातलं खुश होतात की आमच्या नातलं झालं आयसीयू मध्ये, अरे चलो आयसीयू मध्ये ऍडमिट केलं. खरा हार्ट अटॅक जेव्हा ते 2-3 लाखाचं बिल येते ना, ते पाहिल्यावर खरा. या पेशंटला माझ्या कॅबिन मध्ये आणलं, माझ्या लक्षात आलं हार्ट अटॅक. त्याला इथे BU-26 ला खूब जोरात दाब हुआ, बहुत जोर से दाब हुआ. उसने ऐसी आंखें खोली. आंखें खोलने के बाद पेशेंट किसको देखेगा? डॉक्टर की सूरत को. आपके सूरत पे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए. आप अगर BU-26 को दबा रहे, आप भी डर गए, ऐसा ऐसा कर रहे हैं,
पेशेंट एक बार आंखें खोलेगा, आपको देखेगा, वो समझेगा यमराज की सूरत इससे और क्या खराब होगी। So what only DU-26 will not save the patient. It is the confidence. मैंने जोर से दबाया, उसने ऐसा देखा। एक ध्यान में रखो, हम जब ब्लड प्रेशर देखते हैं, हम मर्क्यूरी का लेवल देखते हैं, लेकिन पेशेंट और उसके रिश्तेदार डॉक्टर का फेस देखते हैं, और उससे पढ़ने की बीपी कब है क्या रहा। तो मैंने दबाने के बाद उसने आंखें खोली, मैंने बोला बिल्कुल घाबरायचं नाही, जोपर्यंत डॉक्टर लोहिया आहे, यमराजाचा बाप सुद्धा तुमचं काही वाकडं करू शकत नाही. तो दिस कॉन्फिडेंस वी हैव टू गिव. सिर्फ पॉइंट कुछ नहीं करेगा, इट इज द कॉन्फिडेंस विच विल सेव द पेशेंट. मेरे जिंदगी की सबसे अच्छी केस आपको बोलता हूँ, बॉम्बे हॉस्पिटल के सब रिकॉर्ड एवरीथिंग, और मैंने कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दिखाया है वो under the title of Magic of Needle, and one of my many needles are for this case Magic of Needle. तो इसके root cause ढूंढना पड़ता है. तो that is about ascites. Then going to ओमा दो टाइप के रहते हैं. ट्यूमर जो रहते हैं दो टाइप के रहते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट. बेनाइन का अर्थ काय आहे, निरुपद्रवी. बेनाइन म्हणजे निरुपद्रवी. अर्थ मॅलिग्नेंट म्हणजे उपद्रवी, निरुपद्रवी उपद्रवी. मॅलिग्नेंट शब्दाचा अर्थ आहे फास्ट वाढणे, फार लवकर वाढणे. फॉर एक्झाम्पल इन इंडिया वी हॅव मॅलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन. हा शब्द आता रुटीन इंग्लिशमध्ये पण वापरतो. मॅलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ पॉवर्टी, मॅलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तर दोन्ही फरक काय, बेनाइन किंवा तर ॲलोपॅथीत आम्ही काय करतो, त्याची बायोप्सी करतो. बायोप्सी म्हणजे वी टेक अ पीस एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप के कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, या और कुछ है. दैट इज कॉल्ड बायोप्सी. बायोप्सी शब्द ध्यान में रखो. बायोप्सी इज वेरी कॉमन फॉर ऑल ट्यूमर्स. इन माय प्रैक्टिस आई डोंट नीड बायोप्सी. आई आस्क फ्यू क्वेश्चंस एंड आई कैन डायग्नोज वेदर इट इज बेनाइन और मैलिग्नेंट. बेनाइन जो है उसका साइज नहीं बढ़ता है, और बड़ा तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है. मैं पेशेंट को यही बोलता हूँ कि अभी चेक किया मैंने, 2 महीने के बाद आके दिखाओ. मुझे 2 महीने के बाद अगर लगा कि साइज डबल हो गए, देन आई कैन थिंक ऑन द लाइन ऑफ मैलिग्नेंसी. 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उतना ही साइज है, इसका मतलब दैट इज नॉट मैलिग्नेंट, दैट इज बेनाइन. थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप यूज करते हो. कॉमन सेंस का मीनिंग क्या है कि एवरीबडी हैज, but very people rarely use. Commonly everybody has, but it is uncommonly used and not common sense. मेरा majority diagnosis common sense. I believe it. खुद पे believe करता. So tumors benign and malignant. अब और इसमें और फर्क क्या है? Malignant जो रहते हैं, they can travel to other part of the body. That is called metastasis. जैसे आपको लीवर में हो गया, कुछ कैंसर हो गया, और वो तुम्हारी स्पाइन में वर्टिब्रा में आया, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैंसर. प्राइमरी कैंसर का मतलब ओरिजिनल कैंसर जहाँ है, जैसा लीवर में है, तो दैट इज प्राइमरी कैंसर. और वर्टिब्रा में गया है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी और मेटास्टेसिस. हम डॉक्टर क्या करते हैं कि मेटास्टेसिस बोलने के बजाय वी कॉल इट ओनली सेकेंडरीज. ये ध्यान में रखो. हम क्या बोलते हैं, अरे सेकेंडरी है क्या उसको, तो सेकेंडरीज का मतलब मेटास्टेसिस और सेकेंडरी कैंसर. इक्टरस का मतलब जॉन्डिस. पेशेंट का जब रूटीन हम चेकअप करते हैं, जैसा स्कूल के कॉलेज के बच्चे आते हैं, इनका मेडिकल एग्जाम कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हमको कंपल्सरी देखना पड़ता है. उसमें एक ऐसा करके हम देखते हैं इसकी आंखें पीली है क्या, इक्टरस म्हणजे जॉन्डिस पीली आहे. मराठीत त्याला कावीळ म्हणतात, आणि वेळ्या ग्रामीण भागात आम्ही त्याला कौळ म्हणतो. कौळ झाला का, कौळ म्हणजे कावीळ. आता त्याचे 3 कॉमन कॉजेस असतात. कॉमन टाइप और कॉमन कॉजेस ऑफ जॉन्डिस. वन इज कॉल्ड इन्फेक्टिव जॉन्डिस, दैट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस. अभी मैंने आपको बोला है कि हेपेटॉस का मतलब लीवर.
लिवर का इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस, दैट इज इन्फेक्टिव जॉन्डिस। इन्फेक्टिव कई टाइप के रहते हैं, कॉमन इज हेपेटाइटिस ए, और हेपेटाइटिस ए एक से दूसरे को हो सकता है, एंड दैट इज वाटर बोर्न इन्फेक्शन, पानी में से फैलता है। इसलिए सब जो नासिक है, पुणे है, औरंगाबाद है, कुछ भी है, अगर पानी में है वायरस तो फिर पेपर में आएगा की संभाजीनगर मध्ये 25 लोकांना कोविडची लागण, that is called waterborne infection, and hepatitis A is waterborne infection, and that is very common cause of jaundice. दूसरी बात इम्पोर्टेंट इसमें, because you are acupuncture practitioners, रूटीन में क्या होता है हेपेटाइटिस ए में कि पेशेंट को शुरुआत जब होती है एकदम आंखें पीली नहीं होती उसके, ऑल ऑफ द सडन उसको लगता है कि मसल्स में एनर्जी नहीं है। अब इसको एलोपैथी में एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमारे पास है, बिकॉज लीवर सप्लाइज एनर्जी, लीवर एंड गॉल ब्लैडर टू मसल्स एंड टेंडन्स, ऑल ऑफ द सडन वीकनेस आता है। फिर खाना देखिए कि वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, 2-3 दिन के बाद येलो यूरिन होता है, डार्क येलो यूरिन, और 7-8 दिन के बाद आंखें पीली होती हैं। तो एलोपैथी में लेट डायग्नोसिस होता है, बिकॉज यू आर प्रैक्टिशनर ऑफ एक्यूपंक्चर। इन एक्यूपंक्चर अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है की हातपाय गळाल्यासारखे वाटतात, हातपाय ताकद नाही आहे, जेवण पाहिलं की मळमळ करतात, लघवी पिवळी येते, what you have to do, there is a specific alarm point for appendicitis. Anybody who can tell? भूल गए लैन वाई, उसका नाम है लैन वाई एक्स्ट्रा 33, लैन वाई म्हणजे अपेंडिक्स। लैन वाई पॉइंटला दाबायचं, इथं जर टेंडरनेस असेल तर दॅट गोज इन फेवर ऑफ अपेंडिसाइटिस। मेरा एक मित्र, वेरी क्लोज फ्रेंड, रिनाउंड सर्जन, एमबीबीएस को 3 साल गोल्ड मेडलिस्ट, एमबीएस को भी हर साल गोल्ड मेडलिस्ट, उसको मैंने ये बोला शुरू कर, अरे काय लोहिया काही फेंकतो, बोला फेंकत नहीं, तू टेस्ट करूँ का, क्योंकि जनरल सर्जन के पास अपेंडिक्स के बहुत पेशेंट आते हैं। ही टेस्टेड ऑन हिज पेशेंट। अब एलोपैथी में हम क्या करते हैं, देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड एज मैकबर्थ पॉइंट, तो इधर रहता है। एलोपैथी में हम इसको दबा के देखते हैं कि टेंडर है क्या, मैंने उसको बोला कि तू इसको भी दबा, उसको भी दबा, एंड यू कैन कंपेयर। डॉक्टर दुबे वाज फुली कन्विंस्ड एंड ही रोट अ चैप्टर इन माय बुक, माझ्या पुस्तकाला त्यांनी फॉरवर्ड लिहिलं, त्याच्यात लिहिलं कि डॉक्टर लोहिया ने मुझे कुछ पॉइंट बताए थे एक्यूपंक्चर के, एंड आई एम हैप्पी टू कन्फर्म कि डॉक्टर लोहिया ने जो मुझे बोला एक्यूपंक्चर के बारे में, देयर इज 100% ट्रूथ। दिस वे ऑफ प्रिंटेड इन with the photo of that surgeon in our acupressure book। तो अगर आपको ये नॉलेज है तो आप एलोपैथी से भी जल्दी आप डायग्नोसिस कर सकते हो। सेकंड कॉज इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अभी मैंने बोला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन रहते हैं, ये स्टोन अगर इसमें अटक गया बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट कैरीज दैट बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम, इसमें अगर वो अटक गया तो बाइल आगे पास नहीं होता है तो उल्टा जाएगा, एंड ऑल ऑफ अ सडन आंखें डार्क येलो होती है। हेपेटाइटिस में ज्यादा डार्क येलो नहीं होती, हेपेटाइटिस में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ऑल ऑफ अ सडन कि रात को सोया तो अच्छा था, सवेरे उठा तो एकदम पीली पीली, एकदम डार्क येलो आईज, पूरी बॉडी पे खुजली शुरू होती है, बॉडी पे खुजली शुरू होती है, एकदम डार्क येलो आई होती है, और टट्टी जो है फीसस एकदम कलरलेस, उसको कलर नहीं रहता क्योंकि वो वाइट पिगमेंट नीचे आता ही नहीं। इमीडिएटली दिस इज सीरियस कंडीशन। इसके 2 कॉजेस कॉमन है, वन कॉज इज गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट में स्टोन अटक गया, वन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, एंड अदर कॉज इज कैंसर ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियास, कैंसर ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास के हेड में अगर कैंसर हो गया तो उसके अंदर से बाइल डक्ट जाते रहती, वो बाइल डक्ट को दबा देता है पूरा। नो दिस इज नॉट ड्यू टू स्टोन, बाइल डक्ट के वजह से जो जॉन्डिस हुआ है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, वो अंदर से ब्लॉक है, कि वो स्टोन अंदर आके ब्लॉक कर दिया बाइल डक्ट को। यहाँ अंदर कुछ नहीं है, बाहर से वो कैंसर जो है बाहर से दबाता है और उसको दबा देता है।
होता है पूरा, जैसे कोई पाइप पे आपने पाँव दिए, आगे पानी नहीं जाना। These two are common cause of obstructive jaundice. Don't try to treat with acupuncture. क्या करना उससे ज़्यादा क्या नहीं करना, that is important for you. मेरे सभी स्टूडेंट को पता है, I always say to remain, I advise कि 2 लक्ष्मण रेखा ध्यान में रखो। रामायण क्यों हुआ? In one sentence. Because सीता क्रॉस लक्ष्मण रेखा। मैं अगर रावण का वकील हूँ, रावण को सजा हो ही नहीं सकती। मैं सीता को एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि लक्ष्मण रेखा तुमने क्रॉस की क्या रावण ने क्रॉस? कोई नहीं वो ऐसा बोला इसने, आंसर इज यस और नो, हु क्रॉस? तब सीता ने क्रॉस की, इसलिए रामायण हुआ। आप क्रॉस करोगे महाभारत होगा, लोग पीटेंगे आपको। अभी वो रामायण का जमाना है, आपको गदाधारी भीम आएगा ठोकेगा। तो रिमेम्बर, अब ये 2 लक्ष्मण रेखा कौन सी है? एक लक्ष्मण रेखा लिमिटेशन ऑफ साइंस, कि ये साइंस में क्या क्या तुम नहीं कर सकते, और दूसरी लक्ष्मण रेखा आपके नॉलेज की मर्यादा। जैसा इफ यू आर बिगिनर इन एक्यूपंक्चर, आपका दायरा इतना है, जैसा नॉलेज बढ़ते जाएगा वो लक्ष्मण रेखा का एक बड़ा होते जाएगा। इसको क्रॉस मत करो। मैं मेरे सभी स्टूडेंट को पता है, मैं ऑलवेज बोलता हूँ, डू सेफ प्रैक्टिस। कुछ लोग कुछ भी क्लेम करते हैं कि मैंने सुसुप किया, उसकी फेलोपिन ट्यूब भूल गई। कुछ भी क्लेम मत करो, तो सही है वो करो, तो साइंस का काम खराब होता है। अहमदाबाद में कॉन्फ्रेंस थी एक्यूप्रेशर वालों, आया हुआ चीफ गेस्ट, और लोगों ने अच्छे ऐसे भाषण चालू किए, उसको सयाटिका था। मैंने बोला सवेरे 5:45 आओ, 5:06 बजे सूरज के तरफ देखो, टारगेट छोड़ो। मैंने पॉइंट दबाया और दौड़ने लगे। कोई खड़ा हो गया, मैं सॉरी जेंटलमैन, I don't deserve to be your guest because you are all magician. आप सब मैजिशियन हो, मैं तो एक छोटा सा मामूली हिटलर हूँ। तो रिमेम्बर कि जो होता है वो होता है, जो नहीं होता है इसको क्लियरली टेल द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट कि ये नहीं होता है। कहाँ तक है अपन? हाँ, हिटलर्स। एंड थर्ड कॉज, अब ये जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज अ सर्जिकल कंडीशन। ये सर्जिकल कंडीशन है, उसको एक्यूपंक्चर या दवा देने के झंझट में मत पड़ो। एंड थर्ड जॉन्डिस इज हीमोलिटिक जॉन्डिस। लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, हीमो का मतलब ब्लड, देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी ब्रेकडाउन होने से माइल्ड येलो टिंज आती है आंखों में, लेकिन पैलट इतना ज्यादा रहता है कि येलो टिंज ध्यान में नहीं आती। आरबीसी ब्रेक होता है, इसका कॉमन कॉज है। अगर कोई पेशेंट को गलती से गलत ब्लड दिया गया, आई होप यू नो द ब्लड, आई एम श्योर यू डोंट नो। आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा ब्लड ग्रुप क्या, आप बोलोगे ए बी एंड ओ। देयर इज नो ओ ग्रुप। यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट देयर इज नो ओ ग्रुप। When I was in medical college, मैंने ये पूछा था सर को कि सर ए बी के बाद सी आना चाहिए, डायरेक्ट ओ कहाँ से? सर बोले नॉनसेंस, गेट आउट, उसने दिया है ना वो सही है, चल गेट आउट। आई वाज वेरी क्यूरियस। फिर मैंने सोचा कि इसको फिर मैंने सोचा कि इसको यो क्यों बोलते हैं? वो जिसके ब्लड में ए एंटीजन है दैट इज ए ग्रुप, जिसमें बी है वो बी ग्रुप, और जिसमें 0 एंटीजन है, कोई भी एंटीजन नहीं है, 0 ग्रुप, 0 looks like O, so according to Dr. Doria, it is called O group because it looks like 0, practically it is a 0 group. तो उसमें फिर आगे हम देखते हैं आगे पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर गलती से गलत ब्लड दिया गया तो देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी एंड दैट कैन कॉज हीमोलिटिक जॉन्डिस। अगर माँ आर निगेटिव है और बाप आर पॉजिटिव है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उसमें आजकल हम वैक्सीन देते हैं। अगर नहीं दिया तो पहला बच्चा जनरली नॉर्मल निकलता है, लेकिन सेकंड चाइल्ड इज जनरली डेड चाइल्ड, उसका भी कॉज यही है। नेक्स्ट, हाँ, पॅलर म्हणजे एनिमिया। आम्ही जेव्हा पेशंट चेक करतो तो आम्ही असं करतो, यहाँ हम जॉन्डिस देखते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पॅलर देखते हैं। पॅलर म्हणजे पेलनेस, एनीमिया, हीमोग्लोबिन कमी आता। बाय द वे, बुक्स में जो दिए हुए हैं
ये अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड है, वो इंडियन स्टैंडर्ड से मैच मत करो। अकॉर्डिंग टू मी, अगर इंडियन फीमेल में हीमोग्लोबिन 11 है, आई टेक इट एज नॉर्मल। बुक में दिया 14 17 कुछ भी नहीं। अंग्रेज इंडिया से गए लेकिन हमारे यहाँ बैठे, वी आर फॉलोइंग देयर बुक्स। हम एलर्जी टेस्ट करते हैं। इंडिया में 70% औरतें देहाती सवेरे उठ के गोबर में पाणी डाल के सडा टाकतात अंगणामध्ये। आम्ही गोबर म्हणजे शेणाची एलर्जी टेस्ट करत नाही, आम्ही कशाची करतो, कुत्र्याच्या केसाची किंवा मांजरीच्या केसाची। बिकॉज इट इज युरोपियन नेटिव्ह, फ्रान्स, पर्टिक्युलरली फ्रान्स, दे आर फॉन्ड ऑफ, बगलेमध्ये त्यांच्या मांजर किंवा कुत्रा असतो। मी जेव्हा पहिल्यांदा फ्रान्सहून आलो, मला एका पत्रकाराने विचारलं की हाऊ विल यू डिस्क्राईब अ फ्रेंच वुमन। मी म्हणलं एकदम पॉश मॉडर्न, इथं गडद लाल अर्धवट कपडे, पायामध्ये हाय हील सॅडल आणि बगलेमध्ये कुत्रा किंवा मांजर, नवरा मागे कुठे। तर आपण कुत्र्याच्या केसाची एलर्जी टेस्ट करतो पण शेणाची करत नाही। आपण युरोपियन ट्रेंड मी कुठलंच हे पुस्तक हे पाहत आय माय ब्रेन, त्यामुळे बाकीच्या ज्या सुद्धा रिडिंग असतात। వేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, కూర్చున్నారు జూమ్ చేసి చూద్దాము। జూమ్ కాదు, ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడు, ఆయన పెయింట్ వేస్తాడు, డ్రాయింగ్ వేస్తాడు। పెయింట్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చాము అంతా జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆడిటోరియంలోకి పూణే। పెయింట్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చేళ్ళు ఒక్కొక్కరు పెయింట్ ఎలా వేస్తున్నారు చూడండి। అక్కడ ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నారు, మిగతా వాళ్ళు కూడా అందరూ వేస్తున్నారు ఈ పెయింట్ని। ఓ లైట్ పెట్టిండ్రు అక్కడ ఆయనకి, వెళ్తున్నారు మంచిగా కనబడాలి ముఖం। వీళ్ళంతా పెయింట్ వేస్తున్నారు, బాగుంది కదా ఫ్రెండ్స్। థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఫాలో।